स्वागत है साथियों आप लोग का IDU क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे अध्याय 3 के बारे में, जो कि विज्ञान सब्जेक्ट से लिया गया है। दोस्तों हम लोग NCERT पैटर्न पर आधारित बुक को पढ़ा रहे हैं इस टाइम। तो देखिए, इसमें 2 बच्चों का नाम लिया गया है। एक का नाम पहेली है दोस्तों और दूसरे का नाम बूझो। ठीक है, ये दोनों स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, जिस प्रतियोगिता का नाम होता है विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में ये दोनों जो बच्चे हैं प्रथम पुरस्कार जीतते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों? तंतु से वस्त्र तक। तो हम इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यह एक ही वीडियो में पूरा जो है वो समाप्त हो जाए। देखिए आगे बता रहा है, जब ये दोनों पुरस्कार जीत जाते हैं तो वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित होते हैं, यानी अत्यधिक खुशी उनके चेहरे पर झलक रही होती है और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का ये लोग निश्चय करते हैं। जो ये लोग पुरस्कार की राशि पाते हैं, धन राशि, इसको ये लोग अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का सोचते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझ में फंस गए हैं। ठीक है, ये लोग कपड़े की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार की वस्त्र की सामग्री को देखकर ये लोग आश्चर्य में हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनकी इनको अभी उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, आगे बता रहा है, दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र जो है सूती के होते हैं और कुछ क्या होते हैं, संश्लिष्ट के होते हैं, यानी कृत्रिम होते हैं। ठीक है, उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी हैं। जो बोल रहा है कि उसके पास ऊनी मफलर और शाल भी हैं। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थी दोस्तों, और पहली तथा बूझो ये दोनों अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। इन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। अंत में ये दोनों दोस्तों जो होते हैं मफलर और एक सूती साड़ी खरीदते हैं। देखिए दोस्तों, ये लोग दुकान में बहुत सारे कपड़ों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कितना कपड़ा कैसे हो सकता है, इतने अलग अलग तरीके के डिजाइन तरीके के कपड़े कैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें दोनों बच्चे सोच रहे हैं। अब देखिए, अब आगे बता रहा है कि कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझा, ठीक है, बूझो ने अपने आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ किया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, ठीक है, जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, और बता रहा है कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न, डस्टर आदि, ये सभी जो भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते और तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। जो वो लोग देखते हैं कि उनके जो बैग हैं, झोला एक तरीके से, और जो बोरे हैं वो भी किसी न किसी वस्त्र से बने हैं। ठीक है, उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा सिलिसिस्ट में किया। ठीक है, ये संश्लिष्ट है दोस्तों। ठीक है, क्या है? संश्लिष्ट, कृत्रिम के रूप में सलेक्स इसको बोलते हैं, लेकिन सलिष्ट लिखा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सलेक्स, लेकिन लिखा क्या है? सलिष्ट। ठीक है, तो लिखने का कुछ और होता है, पढ़ने का कुछ और होता है। कृत्रिम के रूप में की गई थी। क्या आप इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान आप कर सकते हैं? दोस्तों आपको क्रियाकलाप फर्स्ट बता रहा है वस्त्रों की विविधता के बारे में, और क्रियाकलाप फर्स्ट में आपको कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी और आपको यह भी सिखाया जाएगा कि कपड़ों की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अपने आसपास किसी दर्जी की दुकान का आपको भ्रमण करना है और सिलाई के बाद बचे कपड़ों की कर्तन एकत्र करना है और फिर प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उनके स्पर्श का अनुभव करना है। ठीक है, और प्रत्येक कतरन को स्पर्श करना है और अनुभव करना है। दर्जी की सहायता से उनसे पूछकर कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, सलेक्स के लेबल लगाने हैं।
लगाने का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप अपने आसपास जो दर्जी होगा उसकी सहायता से आप यह पता कर सकते हैं कि कौन सा जो कपड़ा है सूती है, कौन सा रेशमी है, कौन सा सिलेक्स का है, यानी कौन सा कृत्रिम बना हुआ है। ठीक है, ये तमाम बातें आप कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका क्रियाकलाप 2 बता रहा है, इसमें बता रहा है साथियों कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके लिए इसके एक सिर पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास आपको करना है और इसे बाहर की तरफ खींचना है। 3.3 एक मतलब फिगर है, उसमें दिखाया गया है। यदि कोई ढीला तागा दिखाई दे, ठीक है, दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक तागा धीरे धीरे बाहर की तरफ खींच सकते हैं। हम यह देखेंगे कि तागों से एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है, तागे किससे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दिखाया गया है कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना। अगर आपके पास कपड़े हैं तो उनसे एक तागा आप इस तरीके से खींच सकते हैं। मैं थोड़ा सा और नीचे कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये एक एक तागा निकाला है, ठीक है, किस तरीके से। और ये जो यहाँ पर हाथ में दिखाया गया है, देखिए कैसे खींच रहा है हाथ से। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है तंतु। तो तंतु क्या होता है, चलिए जानते हैं। इसमें एक क्रियाकलाप बताया गया है तंतु में। पहला क्रियाकलाप है, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालना है और इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखना है। इस तागे के टुकड़े के एक सिर को अपने अंगूठे से, ठीक है, दबाना है और तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाना है। इसके अनुसार आपने नाखून से इसको खरोंचना है। ठीक है, क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा जो है पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। क्या आप देखते हैं कि जो धागा है वो पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये इसको यहाँ पर देखिए विखंडित कर रहा है। ठीक है, ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको आप विखंडित किया है। और देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो हाथ में दिखाया गया है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए किस तरीके से इसको विखंडित कर रहा है अपने हाथ से। ठीक है, तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। जो तागा है वो पतली लड़ियों में विखंडित हो, ऊपर बता रहा है कि तागे को पतले पतले तंतुओं में आप विखंडित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कुछ पादप तंतु क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करें, लेकिन इसमें अभी कुछ बचा है तो इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए आगे बता रहा है सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह जो सिरा होता है वह पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर जो तागे को सुई के नोके से जो गुजारना है ये कठिन हो जाता है और अधिक पतली सुई पतली लड़ियों से वस्त्र जो होते हैं वो बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। देखिए दोस्तों तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ जो विभिन्न पतली लड़ियों से मिलकर दोस्तों एक अधिक पतली लड़ी बनी होती है, उसी को हम लोग तंतु कहते हैं। तो तंतु का परिभाषा आप लोग खूब अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु कहाँ से आते हैं इसके बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे अगर आपको प्राकृतिक तंतु अगर प्राप्त करना है तो यह कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊन तथा तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे भेड़ के बाल हो गए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए रुई तथा जूट पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं का एक उदाहरण होता है। ठीक है, और ऊन तथा जो रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होता है।
और ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होता है। ठीक है, जो ऊन होता है वो भेड़ या बकरी से प्राप्त होता है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। आप इसको खरगोश के बालों से या ऊँट के बालों से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए जो रेशमी तंतु होते हैं दोस्तों, यह रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों कि आगे हजारों वर्ष ही उपयोग, ये जो होता है हजारों वर्ष तक उपयोग होने के लिए, मतलब एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। देखिए पहले के ज़माने में दोस्तों हजारों वर्षों तक ये जो भेड़ के बाल हो गए, बकरी के बाल हो गए, खरगोश के बाल हो गए, ऊँट के बाल हो गए, इन्हीं के जो ऊपर के बाल हैं उसको बनाकर एक तरीके से ऊनी कपड़े बनाए जाते थे और उन्हीं को हम लोग पहनते थे। देखिए पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं थे, ये तंतुओं का निर्माण किया जाता था। देखिए पिछले 100 सालों में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब जंतुओं से नहीं, जबकि पादपों से अब जो कपड़े होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बता रहा है कि पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक सलिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। देखिए सलिष्ट तंतु भी आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, देखिए ऐसे रासायनिक स्रोत, ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सलिष्ट तंतु कहते हैं। तो सलिष्ट तंतु का अगर आपको परिभाषा लिखना है तो जिनके जो स्रोत हैं वो पादप अथवा जंतु नहीं हैं, उनको हम सलिष्ट तंतु कहते हैं। यहाँ इसके बारे में दिखाया भी गया है। ठीक है, अब हम लोग अगली हेडिंग चर्चा करते हैं कोई पादप तंतु, कि कोई पादप तंतु क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बता रहा है रुई के बारे में। ठीक है, तो रुई के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इसमें बता रहा है दोस्तों, क्या कभी आपने तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। जो रुई का उपयोग है दोस्तों, गद्दों, रजाइयों और तकियों में भी किया जाता है। रुई का इस्तेमाल हम लोग छोटे छोटे दिया को जलाने के लिए भी कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ रुई लीजिए, ठीक है, कुछ रुई लीजिए, इसे खरीदकर इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारे को ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? प्रेक्षण किया। ये छोटी पतली लड़ियों जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतुओं से बने हैं। जो रुई होती है दोस्तों ये कपास से, और कभी कभी एक रुई ऐसी भी होती है जो मदार के पौधे से बनाई जाती है। ठीक है, आगे बता रहा है रुई कहाँ से आती है। इसे खेतों में उगाया जाता है। ठीक है, जो रुई होती है ये खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की जो मिट्टी होती है काली और जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो आप लोग गूगल करिएगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर कपास की खेती की जाती है। ठीक है, कपास जो है पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने की पर जो बीज होते हैं वो टूटकर खुल जाते हैं। ठीक है, अब कपास तंतु से ढके बिनौले कपास बीज को आपको देखना है। इसको देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसी कपास की खेती देखी है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के लिए परिफुल रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम को ढक लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर फिगर दिखा रहा हूँ, ये देखिए कपास की खेती हो रही है दोस्तों। यहाँ देखिए जो खेत है ये पूरा मतलब सफ़ेद सफ़ेद रुइयों से भर जाता है और ऐसा लगता है कि हिम पड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए साधारणतः इन कपास बालों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
इसके पश्चात जो है कपास से बीज को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को कपास ओटना भी कहते हैं। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है। जो अगर पारंपरिक ढंग से अगर आप माना जाए तो जो कपास होती है वो हाथों से ओटी जाती है। आजकल जो कपास है ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। आज के टाइम में हर चीज़ की मशीन हो गई है दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक मनुष्य है, ये कपास को ओट रहा है। ठीक है, यहाँ नीचे 3.7 में आप देख सकते हैं कपास का ओटना। आगे बता रहा है दोस्तों जूट। तो जूट क्या होता है? जूट वो वाला नहीं, मतलब जो दूसरे का होता है। ठीक है, ये जूट कुछ और है, इसको पटसन के नाम से आप जान सकते हैं। पटसन तंतु की पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। ये देखिए जो जूट होता है ये तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी जो खोज है, इसकी खेती जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः पटसन जो है पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात जो है पादपों के तने को कुछ दिनों तक, पादपों के जो तने हैं इनको कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखा जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इनको कुछ दिन तक जल में डुबा दिया जाता है और इनके तने को हाथ द्वारा पृथक कर लिया जाता है। देखिए वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तरंग में परिवर्तित कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा कैसे किया जाता है? देखिए यहाँ पटसन का मतलब एक पौधा है। ठीक है, पटसन पादप है, आप इसको देखकर पहचान सकते हैं। ठीक, अगला आपका बता रहा है, इसमें बता रहा है रुई से तागा बनाना। ठीक है, देखिए यहाँ बता रहा है रुई से आप किस प्रकार से तागा बना सकते हैं। आप लोग महात्मा गांधी का नाम सुना होगा दोस्तों, ये चरखा चलाते थे। ठीक है, ये सूत काटने वाला काम करते थे। सूती तागे की कटाई, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जो आप स्वयं इसको बनाने का प्रयास कर सकते हैं, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक हाथ में कुछ रुई को आपको पकड़ना है और दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुइयों की चुटकी भरना है और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचना है तथा रेशम को लगातार ऐंठते रहना है। ठीक है, चित्र 3.9 में जैसे देखिए यहाँ पर ये ऐंठ रहा है। ठीक है, इसको पकड़ कर धीरे धीरे ऐंठ रहा है, जो रुई है ये जुड़ती चली जाएगी। क्या आप तागा बना सके? आपको ये ट्राई करना है और बताना है कि क्या आप तागा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, रेशों से तागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। जो रेशम से तागा बनाने की प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? कताई बोलते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशम को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से जो रेशा है पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। ऐसे करने से जो रेशे जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और तागा एक तरीके से आपका तैयार हो जाता है। आगे बता रहा है कि दोस्तों कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति जो है वो चरखा है। और चित्र 3.11 चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक पक्ष के रूपों में लोकप्रियता प्रदान की थी। देखिए मैंने अभी भी बताया जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने चरखा चलाकर रुई काटने का काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और इसमें यह बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। इन्होंने लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्रों, खादी को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया और खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारत सरकार ने 1956 को, देखिए ये ब्रिटिश वालों 1956 में एक संगठन का निर्माण किया और जिसे
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। आज भी आप लोग मार्केट वार्केट में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं खादी ग्रामोद्योग जरूर होगा, ठीक है। हमारे गांव में भी है। देखिए यहाँ पर एक औरत है, ये चरखा चलाकर सूत की कटाई कर रही है, ठीक। आगे बता रहा है दोस्तों, बहुत पैमाने पर तागों की जो कटाई है, कटाई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। अब के ज़माने में मशीनों से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का जो उपयोग है वस्त्र बनाने में किया जाता है। देखिए एक समय था दोस्तों, वस्त्र के लिए बहुत किल्लत होती थी और जल्दी वस्त्र नहीं मिलते थे। आदिमानव कहाँ वस्त्र पहनते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने मनुष्य का जो दिमाग है वो विकसित होता गया। धीरे धीरे आग की खोज की, ठीक है, कई चीज़ों की इन लोगों ने खोज कर लिया और धीरे धीरे आज के डेट में तो कोई ऐसा नहीं है जो बिना कपड़े पहने रहता हो, ठीक है। सभी लोग के पास एक तरीके से कपड़े हो गए हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है आपका तागे से वस्त्र। तो तागे से वस्त्र हम किस प्रकार बना सकते हैं, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां होती हैं। इनमें से हम लोग दो विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो पहली विधि है बुनाई, तो इसके बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप टू में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं, और तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई को आप विकिंग के नाम से भी जान सकते हैं, कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो एक क्रियाकलाप 5 है, जिसमें विभिन्न रंगों की दो कागज़ की शीट आपको लेनी है। दोनों में से 30 सेंटीमीटर की लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्कशीट आपको काटना है। अब इन दोनों शीटों को आधा आपको मोड़ना है। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में आपको दिखाए अनुसार रेखाएं खींचना है, और दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखा खींचना है। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश आपको काटना है, और फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लेना है, और एक शीट की जो पट्टिका है को एक एक करके दूसरी शीट को कटाऊं, आगे बता रहा है, कटाओं से चित्र 3.12 सी में व्यवस्थित अनुसार आपको बुनना है, ठीक है। ये में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया। तो मैं आपको चित्र पहला दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ए है, ठीक है। ये देखिए 30-30 सेंटीमीटर के दो कागज़ काट लिए गए हैं, ठीक। अगले चित्र में दिखाया गया है कि देखिए आप इस तरीके से कैसे बुनाई कर रहा है। ये चित्र सी है, ठीक है। और चित्र बी में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बी वाला है, ये देखिए किस प्रकार से तैयार, ये डी वाला चित्र है, ये देखिए किस प्रकार से तैयार हो गया है यहाँ पर। तो ए बी क्या क्या है, देखिए ये ए वाला है, इसका मतलब 3.12 ए, फिर ए है 3.12 बी, ठीक है। आगे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है ए है 3.12 सी है, ठीक। आगे देखिए तैयार हो जा रहा है पूरा अच्छी तरीके से। ये किसमें 3.12 डी में पूर्ण रूप से तैयार हो जा रहा है। आगे बता रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ इसमें दिखाया भी गया है, चित्र 3.12 डी में पट्टियों को बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग आगे आपको दिखा रहे हैं हाथ करघा, ठीक है। ये देखिए एक औरत है, ये हाथ करघा जो है ये बना रही है, ठीक है। ये किस प्रकार से बनाया जाता है, ये हाथों द्वारा देखिए कैसे बुन रही है इसको, कपड़े को। तो दोस्तों अगली हेडिंग आपका हम लोग चर्चा करेंगे एक विशेष प्रकार की बुनाई। यह जो विशेष प्रकार की बुनाई है यह किस प्रकार की जाती है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कभी कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि जो स्वेटर है वो किस प्रकार से बुने जाते हैं। इसकी बुनाई नीटिंग में किस
एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 में आपने कभी फटे हुए मेजों को किसी धागे से खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब आपके साथ क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता हुआ चला जाता है तथा वस्त्र जो है उधड़ता जाता है और मोजे और बहुत सी अन्य जो पहनने की वस्तुएं हैं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। और इस प्रकार की जो बुनाई है वो हाथ से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाथ से ये स्वेटर की बुनाई हो रही है। आप लोग गांव में तो या शहर में भी देखे होंगे कि यह एक गोला होता है उनका, और इस तरीके से आपका स्वेटर का निर्माण घर पर ही हो जाता है। ठीक है, आगे बता रहा है दोस्तों, एक अगली हेडिंग है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। वस्त्र जो सामग्री है इसका इतिहास हम लोग कैसे जान सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते हैं। ठीक है, जिससे समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ टोकरी बनाना सीख लिया और लताओं तंतुओं की ऊन अथवा बालों को अपने आपस में ऐड कर देने से लंबी लड़ियाँ, मतलब लंबी जो लड़ियाँ होती हैं, एक तरीके से लंबी रस्सी बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए जाते थे दोस्तों, इसको बुनकर वस्त्र भी तैयार किए जाते थे। और बता रहा है पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र जो है ये पहनते भी थे और निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई भी इसकी की जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, प्राचीन मिस्र में बता रहा है, प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती के क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों की जो सिलाई है करना नहीं आता था। उन दिनों में दोस्तों जो लोगों को सिलाई करने नहीं आता था, क्योंकि उतना ज़्यादा खोज नहीं हुआ था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढाकों का उपयोग करते थे। सिलाई सुई के आविष्कार के साथ साथ लोगों ने वस्त्र की सिलाई करके पहचान के कपड़े तैयार किए और इस आविष्कार के पश्चात जो है सिले कपड़ों में बहुत सी भिन्नताएं आ गई थी। परंतु क्या आप आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों और लुंगियों तथा पगड़ियों के बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बता रहा है कि जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर बता रहा है दोस्तों, जैसे यहाँ पर आपके पास कपास का गोलक है। ठीक है, इसको ओट रहे हैं तो यहाँ पर रेशे बन जा रहे हैं। फिर इसकी कटाई करने पर तागे बन जा रहे हैं। तागे से देखिए बुनाई और बधाई से वस्त्र हमारा तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों के बारे में आप जानते हो। ये दोनों बच्चे क्लास में टॉपर आए थे, रैंक अच्छी आई थी, इन लोग को इनाम मिला था। ये देखिए वस्त्र लास्ट में ख़रीद लेते हैं। इसमें जो दोस्तों प्रमुख शब्द बताया गया है, रुई है, वस्त्र है, तंतु है, कताई है, बुनाई है, तागा है। ये तमाम प्रकार के जो शब्द हैं ये प्रमुख हैं। अब इसके बाद जो चैप्टर है आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये जो जितने क्वेश्चन, ये टोटल इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग खूब अच्छी तरीके से लिखेंगे। जहाँ तक दोस्तों अगर अच्छी तरीके से आप लोगों ने मतलब वीडियो ही देखा होगा तो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।